नमस्कार, मैं हूँ अर्चना त्यागी, एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ वरिष्ठ साहित्यकारा प्रगति गुप्ता जी की एक कहानी। प्रगति गुप्ता जी हिंदी जगत में अत्यंत चर्चित लेखिका हैं। हिंदी की लगभग सभी स्तरीय पत्रिकाओं में निरंतर इनकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। कहानियों एवं कविताओं का अन्य भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। मनोरमा ईयर बुक में पिछले कई वर्षों से इनकी पुस्तकों की चर्चा है। हिंदी कविता कोश में इनकी कविताएं संग्रहित हैं। अनेक राष्ट्रीय स्तर की कहानी, लघु कथा आदि प्रतियोगिताओं में इन्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अनेक प्रांतीय एवं राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से इन्हें सम्मान मिल चुका है। तो आज प्रस्तुत करती हूँ प्रगति गुप्ता जी की यह बहुत ही रोचक सामयिक कहानी, जिसका शीर्षक है टूटते मोह। जतिन, तुम्हें सैकड़ों बार बोल चुका हूँ, 60 बार मेरी भी उम्र हो चुकी है। अब तुम्हें नियमित रूप से ऑफिस जाना चाहिए। वकालत जमाने में भी काफी समय लगता है। अभी तो मैं काम सिखाने और समझाने के लिए हूं, मगर आता जाता वक्त किसने देखा है। बढ़ती उम्र के साथ कामता प्रसाद के गुस्से के बुलबुले कुछ ज्यादा ही फटने लगे थे। इकलौते बेटे की मनमानियों ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी थी। बेटा 26 बरस का होने वाला था, पर अभी तक उसे खुद की कमाई शुरू करने की कोई चिंता नहीं थी। सालों मन्नत मांगने के बाद उन्हें संतान सुख मिला था। अब वही संतान आंखों के कोरों में छिपी नमी बन गई थी। ऐसा भी नहीं था कि पति पत्नी ने उसे जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार दिया हो, जिसकी वजह से वह बिगड़ गया हो। उनके घर का वातावरण बहुत संतुलित व संस्कारवान था, बस समय साथ नहीं दे रहा था। हर चौथे पांचवें दिन की यही रामायण थी। युवा बेटे को ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करना पति पत्नी के लिए बहुत टेढ़ी खीर थी। वकालत की पढ़ाई बेटे ने अपनी मर्जी से की थी। उसकी रुचि नौकरी करने में भी नहीं थी। जिसका मन कहीं और रमा हो, उसका कोई क्या करे। बाबूजी, कल से समय पर ऑफिस पहुंच जाऊंगा, आप चिंता न करें। हर बार ऐसा ही बोलकर जतिन अपने बाबूजी को शांत कर देता, पर कभी अपनी बात पर अमल नहीं करता। पिछले 2 साल से यही हो रहा था। जतिन 3 बजे के बाद ऑफिस पहुंचता था। मुश्किल से 1.5-2 घंटा वहां ठहर कर वापस निकल जाता था। यह भी हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन का नियम था। कामता प्रसाद के गुस्से और प्यार से समझाने पर भी जतिन के कानों पर कभी जूं तक नहीं रेंगी। कामता प्रसाद अक्सर थक हार कर पत्नी जानकी से कहते, जानकी, जतिन को समझा समझा कर थक चुका हूँ। यह लड़का क्यों नहीं समझता। रात दिन जो सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब तक लड़का कमाए धमाए नहीं, मैं उसके शादी ब्याह के बारे में भी नहीं सोच सकता। न जाने कब हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होंगे। आप अपने मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए। आपका ब्लड प्रेशर भी इसी वजह से बढ़ा रहता है। अब हमारी उम्र गुस्सा करने की नहीं रही। 14-15 वर्ष की उम्र से ही वह अपने गुरुजी को हमसे ज्यादा सुनता रहा है। मुझे तो लगता है इसने जन्म हमारे यहाँ लिया है, पर इसका घर कोई और है। जानकी अपनी बात बोलते हुए रुआं सा हो आती, फिर मन ही मन बुदबुदाती, पहले संतान की चाहना में मंदिर मंदिर फिरो, उसे पालो पोसो, फिर वही संतान रात दिन किसी और की बातों को सुने और उसकी चाकरी ऐसे करे जैसे खुद के घर में तो मूर्खों का वास है। हर बार समझाने की कोशिश करती हूँ, पर जवान लड़के की दलीलों के आगे मेरी ममता भी हार जाती है। कामता प्रसाद और जानकी के सामने अतीत बार बार आकर खड़ा हो जाता था। जतिन 14-15 साल की उम्र से ही स्कूल के बाद
खाना खाकर सीधा अपने गुरुजी के घर पहुंच जाता था। फिर देर रात को घर में घुसता था। जब भी वे पूछते, बोलता गुरुजी के साथ था। उसने कभी भी संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया। शुरू शुरू में तो पति पत्नी कयास लगाते रहे कि जतिन का गुरु उसे स्कूल में भी पढ़ाता है तो पढ़ने में मदद करता होगा, मगर जब वह गुरु के साथ कुछ ज़्यादा ही वक्त बिताने लगा तब उन्हें बेटे के नशे के आदी होने का भी शक हुआ। कामता प्रसाद जी ने जतिन के पीछे जासूस लगाए ताकि पता चल सके कि वह कहाँ कहाँ जाता है, किन लोगों के साथ उठता बैठता है, मगर कुछ खास पता नहीं चला। ऐसे में कामता प्रसाद के दिमाग में बाबाओं से जुड़े वो सारे केस घूमते रहे जिन्हें उन्होंने अदालत में देखा था। चूंकि उन्हें अपने बेटे के व्यवहार में कभी कोई विकृति नहीं दिखाई दी, तभी वह कोई कड़ा निर्णय नहीं ले पाए। सच यह भी था कि किशोर अवस्था में बढ़ते हुए अपने बच्चे के तेवरों से भी डरे हुए थे कि वह कहीं कोई गलत निर्णय न ले ले। बढ़ती उम्र के साथ पति पत्नी के दिमाग में एक ही ख्याल था कि भविष्य में बेटे से कोई अपेक्षा करें या न करें। बेटे के भविष्य के बारे में सोचते ही दोनों का दिमाग शून्य में पसरने लगता था। बेटा वकालत करने के बाद भी अपना भविष्य नहीं सोच पा रहा था। वह तो अपनी जिंदगी की लुटिया खुद ही डुबोने के लिए तैयार बैठा था। अक्सर कामता प्रसाद जानकी से कहते थे, जानकी, हम रात और दिन अपने बेटे की चिंता में गुजारते हैं। एक वह है जिसे अपने माँ बाप की इच्छाओं से ज़्यादा गुरुजी की इच्छाओं के बारे में पता होगा। इसका तो मन उन्हीं के साथ रहता है। जब भी बात करो वह अपने गुरुजी से जुड़ी कोई न कोई बात ज़रूर बताएगा। मेरा भी मन खराब होता है, मगर जो हमारा होकर भी हमारा न हो उसके बारे में आप भी ज़्यादा मत सोचिए। जानकी टूटे मन से कामता प्रसाद को समझाने की कोशिश करती। समझ नहीं आता कैसे शांत रहूं जानकी। कुछ दिन पहले जब जतिन को काम के बारे में समझा रहा था, वह बोला, मेरा मन पूजा पाठ और साधना में ज़्यादा लगता है बाबूजी। रोज़ रोज़ आपका एक ही बात बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। अगर आपकी बातों से मेरा मन ज़्यादा अशांत हुआ, ऑफिस तो क्या घर भी नहीं आऊँगा। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत भड़क गया था। मैंने पूछा, कहाँ जाएगा बता तो? जानती हो क्या बोला? गुरुजी का घर मेरा ही है। वे बहुत स्नेह रखते हैं। उनके बगैर मेरी जिंदगी निरर्थक है। आप बार बार मुझे काम काम मत कहा करिए। मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। मेरे गुरुजी कहते हैं तू मेरी ही संतान है, मेरा संबल है। वह मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। जतिन की ऊट पटांग सी बातें सुनकर मैंने उसे बोला, उन्हें छोड़ने से तेरा जीवन खत्म हो जाएगा और तेरे न होने से हमारा जीवन? सोच तो जरा, क्या अनाप शनाप बोल रहा है। तेरा अपना खर्चा भी इसी ऑफिस से निकल रहा है। अदालत में बहुत सारे केस मैंने देखे हैं। कुछ न कुछ तो तेरे गुरुजी ने भी सोच रखा होगा जो अभी तक तुझे नहीं दिख रहा है। कभी मुझे अपने गुरुजी से भी मिलवा ताकि मैं उस व्यक्ति को परख सकूं। दोनों पति पत्नी बेटे की बातें आपस में साझा कर मन को शांत करने की कोशिश करते थे। संतान की ऐसी लापरवाही वाली बातें उनके कलेजे में शूल सी चुभती थी। जतिन को लेकर दोनों ने जो स्वप्न देखे थे वो टूट रहे थे। 2 दिन बाद जतिन अपने गुरुजी को लेकर सच में भी ऑफिस में पहुंच ही गया। कामता प्रसाद सोचते थे कि साधनारत आध्यात्मिक साधु चेले चपाटों को लेकर नहीं घूमते होंगे, पर वो तो झुंड में पहुंचे थे। कामता प्रसाद ने जानकी को सभी बातें विस्तार से बताई कि उन्हें जतिन का गुरु अक्खड़ और घोर अहंकारी व्यक्ति लगा, जिसने जतिन की मासूमियत और विवेक पर कब्जा कर रखा है। जब तक वह उनके ऑफिस में बैठा अपनी बातें बोलता रहा,
अगर बीच में वह कुछ बोलने की सोचते तो बोलने नहीं देता। शायद सोच रहा था जैसे बेटे की बुद्धि फेर दी है, उनकी भी फेर देगा। कामता प्रसाद की बातों को सुनकर जानकी ने पूछा, कितनी देर बैठे इसके गुरुजी? आधा पौना घंटा बैठा होगा। जब उसे अपनी दाल गलती नहीं दिखी तो चला गया। जतिन को बरगलाने के पीछे उसका क्या मकसद है? मैं काफ़ी कुछ समझ गया हूँ, पर जवान संतान माँ बाप को किस किस तरह से डरा सकती है, आज महसूस कर रहा हूँ। तुम ध्यान रखना जानकी, मेरे मरे पीछे वह गुरु घर में नहीं आना चाहिए। अपनी बात बोलकर कामता प्रसाद फिर से गुजरी बातों में खो गए। शुभ शुभ बोलिए आप, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। वह जो भी निर्णय लेगा हमें स्वीकार करना होगा। जानकी ने कामता प्रसाद को बीच में ही टोक कर कहा। कामता प्रसाद ने बहुत ईमानदारी से वकालत करके जो रुपया पैसा कमाया उसे लोगों की सेवा में भी लगाया, पर बेटा उनके रुपयों को अपने गुरुजी पर उड़ा रहा था। बेटे की हरकतों की वजह से उन्हें अपनी झोली में छेद ही छेद होते नजर आ रहे थे। घर का काम हो या ऑफिस का, पढ़ी लिखी पत्नी जानकी का पूरा पूरा सहयोग था, मगर अपनी ही संतान से हारे हुए व्यक्ति की पीड़ा कोई भुक्त भोगी ही समझ सकता है। अगले ही दिन सवेरे सवेरे जतिन को नाश्ते के टेबल पर पाकर जानकी को थोड़ा अचरज हुआ। काफ़ी सालों से जतिन ने उनके साथ नाश्ता तो क्या, खाना भी नहीं खाया था। जानकी ने बहुत प्यार से उसे नाश्ता परोस कर उसके ही मन की बात करके टोह लेने की सोची। बेटा, तुम लोग गुरुजी के साथ किस तरह साधना करते हो और किन विषयों पर चिंतन मनन व चर्चाएं करते हो, मुझे भी कुछ बताओ। असंख्य विषय हैं माँ, बहुत सारे लोग गुरुजी के पास आते हैं, सभी बहुत पढ़े लिखे हैं। गुरुजी सबको बहुत मान सम्मान देते हैं, तभी तो वे सब। अचानक आगे बोलते बोलते जतिन ने अपनी जुबान को सख्ती से रोक लिया और बात बदलते हुए बोला, हमारे गुरुजी ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो बोल देते हैं वही होता है, मगर आपको मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बताता हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं गुरुजी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जतिन ने अपनी अंतिम बातें बहुत जोर डालकर बोली थी। उसकी बात करने के अंदाज से जानकी असंयत होकर बोल पड़ी, वहाँ इतनी कितनी चर्चाएं होती हैं जो हर रोज 8 से 10 घंटे एक साथ होने पर भी समय पूरा नहीं पड़ता। कभी खुद के भविष्य के लिए भी चिंतन मनन किया करो बेटा। खुद को दूसरों से हकवाना भी गलत है। जब माँ की पूरी बात सुने बिना ही वह नाश्ता करके उठ गया, तब जानकी को एहसास हुआ कि वह तो उन दोनों की टोह लेने आया था। एक दिन पहले ही तो उसके गुरुजी ऑफिस आए थे। कामता प्रसाद माँ बेटे की बातों को ध्यान से सुनते रहे, मगर कुछ नहीं बोले। घर में रुपये पैसे की कमी नहीं है, यह बात गुरुजी भली भांति भांप चुके थे। जतिन का रुपयों से जुड़ा कोई काम रुक नहीं रहा था। जब भी उसको रुपया चाहिए होता, या तो वह अपने उस अकाउंट से निकाल लेता जिसे कामता प्रसाद ने खुलवाया था, या फिर जानकी से मांग लेता। मना करने पर कई कई दिनों तक उनसे बात नहीं करता। उसका व्यवहार पति पत्नी दोनों को बहुत आहत करता था, मगर उसे कभी कोई पश्चाताप नहीं हुआ। इतनी बड़ी संतान को बार बार टोकना भी गले में घंटी बांधने जैसा था। खुद की बेइज्जती से बचने के लिए पति पत्नी ने बेटे से संवाद कम कर दिया था। उस दिन के बाद जतिन ने 3 से 5 बजे के लिए ऑफिस जाना शुरू कर दिया। हफ्ता भर ही गुजरा होगा कि एक दिन अचानक ऑफिस में काम करते करते कामता प्रसाद जी को जतिन की उपस्थिति में दिल का दौरा पड़ा। जतिन ने जब तक स्टाफ की मदद से उन्हें गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारी की, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। बेटे को काम सिखाने की उनकी चाहत ने भी उनके साथ ही विदाई ले ली। जानकी निज में बहुत हिम्मती महिला थी।
मगर कामता प्रसाद जी के अचानक चले जाने से वह बौखला गई। उसने जतिन की मदद से घर और बाहर से आने वालों की सभी व्यवस्थाएं संभाल ली। कामता प्रसाद जी के स्नेह, प्रेम व सेवा भाव की वजह से घर में आने वालों का तांता लगा हुआ था। काफी लोग कामता प्रसाद जी को अंतिम विदाई देने विश्राम स्थल तक गए। कामता प्रसाद जी का अंतिम संस्कार अगले दिन सवेरे सवेरे ही कर लिया गया। अंत्येष्टि वाले दिन ही शाम को जानकी ने देखा कि जतिन किसी व्यक्ति को बड़े आदर सत्कार के साथ अंदर ला रहा था, जिनके पीछे पीछे कई लोग चले आ रहे थे। उस पल में जतिन के मुंह पर पिता बिछोह की पीड़ा लेश मात्र भी नहीं थी। उसके चेहरे पर जो चिंता नजर आ रही थी वह उस व्यक्ति से संबंधित थी। उसे कहाँ बैठाया जाए ताकि गर्मी न लगे, उन्हें पानी पिलाया गया है या नहीं। जतिन के लिए उस समय आने जाने वाले दूसरे सभी लोग गैर जरूरी हो गए थे। जतिन की हरकतों को देखकर जानकी को समझ आया कि यही जतिन के गुरुजी हैं। जानकी ने उनके बारे में सुना था, मगर कभी मिली नहीं थी। गुरुजी को देखकर जानकी को कामता प्रसाद जी की बात याद आई। उन्होंने अपने बेटे को भी बोला था, इस आदमी का हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं होगा। ऐसे में जानकी को बेटे द्वारा अपने बाबूजी की बात का मान न रखना बहुत अखरा, मगर वह रिश्तेदारों के सामने कुछ भी नकारात्मक नहीं करना चाहती थी, इसलिए यंत्रवत सब देखती रही। तीसरे दिन उठावना होते ही जतिन ने गुरुजी के यहाँ जाना शुरू कर दिया। उसका अपने बाबूजी की मृत्यु के बाद होने वाले संस्कारों को प्राथमिकता न देकर गुरुजी को प्राथमिकता देना जानकी की समझ से परे था। जानकी ने एकांत में जतिन को बहुत धीमे स्वर में टोका भी। जतिन, तुमने तो उठावना होते ही अपने गुरुजी के यहाँ जाना शुरू कर दिया। तुम्हारे गुरुजी ने यह नहीं समझाया कि पहले पुत्र धर्म निभाओ। जानकी की बात पर जतिन ने अपना स्पष्टीकरण दिया। उठावने के बाद लोग अपने अपने काम पर निकल ही जाते हैं, इसलिए मैंने भी जाना शुरू कर दिया। मैं एक दिन के लिए भी वहां नहीं जाता हूं तो मुझे बहुत खालीपन लगता है। जतिन ने अपनी माँ से सलाह लिए बगैर ही खुद निर्णय ले लिया था। यह बात जानकी को तोड़ गई। गुरुजी के यहाँ ऐसे कौन से काम करते हो? तुम्हें नहीं लगता अपनी माँ के पास रुकना चाहिए था? अपनी बात बोलते हुए जानकी को रोना आ गया। कमजोर पलों में वह बेटे से थोड़ी सी अपेक्षा कर बैठी थी। आप कहती हैं तो उनके पास थोड़ी देर के लिए ही जाऊंगा। उस दिन के बाद जतिन ने सवेरे 2 घंटे के लिए जाना शुरू कर दिया, मगर उसके गुरुजी और शिष्यों ने शाम से ही जानकी के घर पर जमघट लगाना शुरू कर दिया। 5वें दिन घर में किसी काम से घूमते हुए अनायास ही जानकी का ध्यान गुरुजी के पास उठने बैठने वाले लोगों की आवाज़ों पर गया। गुरुजी कामता प्रसाद जी के भतीजे विजय को अपने पास बैठाकर कुछ बातें बता रहे थे। जतिन तुम्हारा बड़ा भाई है विजय। हम उसके गुरु आज से नहीं सालों साल से हैं। हम तुम्हें अपने शिष्यों से परिचय करवाते हैं। यह मोहन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हमारे यहाँ यह रोज़ ही आते हैं। जब यह परेशान थे हमने इनका मार्गदर्शन किया। हमने इन्हें बताया क्या करना है क्या नहीं। आज तुम देखो, इनके ऊपर लक्ष्मी जी की अपार कृपा है। हम जो भी सत्कर्म करते हैं वह दिल खोलकर हमारी मदद करते हैं। यह इंजीनियर श्रीकांत हैं, बहुत बड़ी जगह पर ऑफिसर थे, पर हमारे एक बार बोलने से नौकरी को लात मारकर आ गए। अब हमारे यहाँ की सभी व्यवस्थाएं देखते हैं। यह जो तुम्हारे सामने बैठे हैं यह भी एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थे। इनको भी हमारे यहाँ आने से बहुत संबल मिलता है। तुम अपने बड़े भाई जतिन को तो जानते ही हो, वो वकील बनकर पिता की तरह वकालत करना चाहते थे, पर चूंकि
यह हमारे पास बचपन से ही आ रहे हैं, तो हमारा इन पर विशेष प्रेम है। हमने इन्हें वकालत करने से रोका और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया। जतिन भी हमारा काम देखते हैं। आज तुम देखो, हमारे पास जो भी लोग आते हैं कितने संतुष्ट हैं। यह सब लोग संसार में रहकर आध्यात्मिक सेवा भी कर रहे हैं। तुम भी हमारे यहाँ आओ और साधना से जुड़ो। अब जानकी को समझ में आया कि जतिन क्यों वकालत नहीं करना चाहता था। जानकी को गुरुजी की मक्कारियों का आभास हो चुका था। मृत्यु के अवसर पर आए हुए लोगों के बीच यह गुरु अपनी मार्केटिंग कर रहा था। जानकी के कानों तक ज्यों ही उसकी बात पहुंची कि उन्होंने ही जतिन को वकालत करने से रोका है, उसकी सांस वहीं की वहीं थमकर रह गई। उसे बहुत अफसोस हुआ। कामता प्रसाद जी अपने बेटे के लिए क्या क्या सोचते थे, और उनका बेटा। इस घटना ने जानकी के सामने गुरुजी के मकसदों का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया था। जानकी को तुरंत समझ आ गया था कि कैसे गुरुजी अपने चेलों का उपयोग व उपभोग करते हैं। जानकी को लगातार 13 दिन तक गुरुजी और उनके शिष्यों के दर्शन न चाहते हुए भी करने पड़े। जानकी निःशब्द मूक दर्शक बनी, दिल महसूस कर रह गई। कुछ ज्यादा कहती तो आने जाने वाले लोग उसके परिवार के बारे में अनाप शनाप बातें बनाते। 13वीं वाले दिन ब्राह्मण भोज था। पूजा पाठ व संस्कारों से जुड़ा सब विधिवत निपट गया। जानकी ने दुनियादारी निभाने को बेमन से जतिन की पगड़ी रस्म भी करवाई। उस दिन भी गुरुजी सवेरे से आकर घर में बैठ गए और हर आने जाने वाले के सामने अपना महिमा मंडन करने लगे। जानकी ने 2-3 बार इशारे से बेटे को पास बुलाने की चेष्टा की, मगर वह नहीं आया और अपने गुरुजी की सेवा में लगा रहा। जानकी ने जब थोड़े ऊंचे स्वर में जतिन को आवाज लगाई तो वह पास आकर बोला, क्यों अपमान कर रही हैं आप मेरे गुरुजी का? जब आप उनका ध्यान नहीं रख सकती तो कम से कम मुझे ही उनका ध्यान रखने दीजिए। होश में आओ जतिन, आज तुम्हारे बाबूजी की 13वीं का भोज है। देख रही हूं ना, तुम्हें उनके जाने का दुख है, न ही मेरी फिक्र है। तभी तुम अपने गुरुजी के आसपास ही मंडराकर उनकी आवभगत कर रहे हो। एकाएक ही जानकी का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। अपने गुरुजी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। बाबूजी की तरह आप भी होती जा रही हैं। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो मैं चला जाऊंगा, सोच लीजिएगा। बाबूजी तो ऑफिस आने की जिद कर रहे थे, मगर मैं घर भी नहीं आऊंगा। पति बिछोह से पीड़ित जानकी को बेटे की बातें तमाचों से महसूस हो रही थी। अब वह समझ चुकी थी कि बेटे को समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। बेटे की धमकियों के साथ रहने में जानकी को अपना मरण नजर आ रहा था। उसने अंतिम बार बेटे से पूछा, क्या यही तुम्हारा भविष्य है? जतिन की तरफ से कोई जवाब न आने पर जानकी ने अपनी बातों के बचे खुचे सिरों को वहीं तोड़ दिया। समय के साथ जानकी भी काफी संभल गई। पति की क्षति से जुड़े हुए निमित्त को स्वीकारने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। अब जल्द से जल्द उसे कुछ जरूरी निर्णय लेने थे। वह इतनी समझदार व सक्षम थी कि किसी भी निर्णय को लेने में उसकी ममता बाधक नहीं बनती। जो लड़का अपने बाबूजी के जीते जी घर नहीं लौटा, वह वक्त की मार पड़ने पर ही लौट सकता था। जानकी अब चाहती भी नहीं थी कि उसके बेटे के संग संग गुरुजी की पूरी फौज उनके घर, मंदिर या ऑफिस में प्रविष्ट हो और उनकी कुदृष्टि पति की मेहनत की गाढ़ी कमाई पर पड़े। अब जानकी अपने सम्मोहित बेटे को वक्त के हाथों छोड़ जल्द से जल्द ठगों को घर से निकाल बाहर करना चाहती थी। ऐसा करने के बाद ही उसका मन शांत रह सकता था।
जब पुत्र ही अपना नहीं था तो जानकी उससे जुड़े स्नेह प्रेम से भी बाहर आना चाहती थी, क्योंकि इन 13 दिनों में उसके सारे पुत्र मोहबंधन टूट चुके थे। अभी आपने सुनी प्रतिष्ठित साहित्यकार प्रगति गुप्ता जी की यह बहुत ही सुंदर कहानी। आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।